वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लास्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 5, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जब बन जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है ताकि वो लाइफ टाइम चले। ओके, तो चलो इसी में स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है जैसे सॉफ्टवेयर एज एन एवोल्यूशनरी एंटिटी। सॉफ्टवेयर एज एन एवोल्यूशनरी एंटिटीज मतलब सॉफ्टवेयर एक एवोल्यूशनरी एंटिटीज मतलब एक होता है ना, ग्राफ के तौर पे देखो तो एवोल्यूशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसमें प्रोग्रेस होती जा रही है। तो उसके टर्म में अगर बात करें तो देखो, द टर्म रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये हमारा जो भी टर्म है ये रिफ़र करता है कि डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इनिशियली, जब इनिशियली डेवलप होता है, मान लो वर्जन 1 जब लॉन्च हुआ इसका, देन अपडेट इट टाइमली फॉर अ वेरियस रीज़न, और उसको टाइम के हिसाब से हमें अपडेट करना होता। लाइक अभी देखो चैट जीपीटी आ गया, तो बहुत से सोशल नेटवर्क या जितने भी सोशल ऐप है वो एआई का यूज़ करने लगे। इवन व्हाट्सएप पे भी एआई आ चुका है। ओके, तो वो कैसे आया? वो अपडेशन के थ्रू आया, इवेलुएट हुआ वो। ठीक है, टू ऐड न्यू फीचर्स, क्यों काम आता है? न्यू फीचर्स ऐड करने पे। रिमूव ऑब्सोलेट फंक्शनैलिटीज़, जो काम नहीं कर रहा है उसको रिमूव करते हैं, नहीं तो इम्प्रूव करते हैं। ओके, इंक्लूड फंडामेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ चेंजेस, जैसे कि वो कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑफ चेंजेस ऑफ एनालिसिस, रिलीज प्लानिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड रिलीजिंग सिस्टम टू कस्टमर। कैसे एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद प्लानिंग क्या होगी, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड देन कस्टमर को कैसे रिलीज़ करेंगे, एक होता नहीं है इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ओके, सो ड्यू टू दीज चेंजेस कॉस्ट एंड इम्पैक्ट कैन सी। अब देखो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ आ रहा है, उसमें नया ऐड ऑन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऊपर से ये अगर पूरा तुम्हारा सॉफ्टवेयर, इसमें अगर इसमें मैंने चेंजेस किया या इसकी जगह पे मैंने अपडेशन लाया, तो हो सकता है पूरे प्रोग्राम में या कह सकते हो पूरे सॉफ्टवेयर में इम्पैक्ट आए, और उसको थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंजेस करना पड़े। इम्पैक्ट कैन सी, हम उसमें इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कहीं फंक्शनल हमारा ऐसा तो नहीं ओवरलैप या कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाउ मच सिस्टम इज़ अफेक्टेड, ये देखना है कि कितना अफेक्ट हुआ है। हाउ मच इट कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट, और उसमें कितना पैसा लगा, ये भी देखना है। इट प्रपोज चेंजेस आर एक्सेप्टेड, न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्लान। ये तब मतलब आया जाता है कि जब हमारा जो भी चेंजेस हम किए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेड होने चाहिए, तब जाके हम न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर का प्लान करेंगे। ओके, जैसे मैं चाहता हूँ चैट जीपीटी लाना अपने व्हाट्सअप पे, अब देखो स्नैपचैट पे भी क्या आ गया, माई एआई करके एक आ गया है। ओके, तो वो कैसे आया? अपडेशन के थ्रू, न्यू वर्जन। कुछ नेसेसिटी होती है, जैसे नेसेसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन, जैसे क्या क्या ज़रूरत ही होंगी, जस्ट फॉर बिकॉज, क्यों हो सकती है? चेंज इन रिक्वायरमेंट विद टाइम, टाइम के हिसाब से हमें बदलाव करने चाहिए, जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर का रूल भी कहता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल के हिसाब से हमें चेंज करना होता है। लाइक अभी जैसे एआई का एग्जांपल दिया, पहले एआई नहीं था तो ऐप में एआई नहीं था, अब एआई है तो ऐप में एआई भी आ गया, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो गया। एरर्स और बग्स को सही करता है। सिक्योरिटी रिस्क जितने होते हैं उसको करेक्ट करता है। फॉर हैविंग न्यू फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स, अगर नए फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स होते तो उसको भी इम्प्लीमेंट करता है। अब अगर इसको एक सर्किल में देखा जाए तो देखो, चेंज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, पहले चेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या चेंज करना है, चेंज का फिर प्रपोजल रखा जाता है कि भैया देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा रखना है। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर में वो रखा जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर देखा जाता है कहीं एरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहीं इस मॉड्यूल को ऐड करने पर कहीं दूसरा मॉड्यूल डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। ये सब देखने के बाद एक नया सिस्टम बन जाता है। ओके, एक नया सिस्टम बन जाता है। देन वो फिर से अगर चेंजेस होता है, ये तो यहीं स्टॉप हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी नया चेंजेस या कुछ रिव्यू करने के बाद लगता है कि फिर से चेंजेस करना, तो देन यही साइकिल फिर से रिपीट होती रहती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट अगर देखें लॉज, भाई इनके भी कुछ नियम है। लॉज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन, क्या क्या हो सकता है? जैसे लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंजेस, हमें हमेशा कॉन्टिन्यूस में चलना चाहिए। ये नहीं कि आज का डेटा मैं दे रहा हूँ, बाकी का फ्यूचर में जो भी होगा उसका डेटा मैं प्रोवाइड ही नहीं करूँ। जैसे चैट जीपीटी 2021 तक ही का डेटा दे रहा है, बाकी का 22 और 23 नहीं देता है। तो ये कॉन्टिन्यूस चेंजेस पे चलना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी नहीं चल रहा है, मतलब काम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जब पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो नहीं था डेटा। ओके, तो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंजेस पे डिपेंड करता है। इसमें क्या कहता है? एनी सॉफ्टवेयर डैट रिप्रेजेंट रियल वर्ड, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे रियल वर्ड को, जैसे कि कोई न्यूज़ का ऐप ले लो, वो रियल टाइम पे चलता है। रिलेटिव्स अंडरगोज कंटिन्यूस चेंजेस, ठीक है, रियलिटीज़
अंडरगोज कंटिन्यूस चेंजेस, वो हमेशा उसके जितने भी फीड होंगे वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते चाहिए एज़ पर द रियल वर्ल्ड जो इन्वायरमेंट में चल रहा होगा। ओके, ऐप मान लेते हैं, आज तक का ऐप ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद सेकंड है लॉ ऑफ इंक्रीमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑब्वियसली अगर चेंजेस मिलेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाएगी। इवोल्यूशनरी प्रोग्राम चेंजेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स अनलेस इफेक्टिव एफर्ट्स आर मेड टू अवॉइड इट। अगर हम इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली चेंजेस कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और ये तब तक बढ़ती जाएगी जब तक हम लोग उस पर एफर्ट ना लगाएं उसको सही करने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए या सही करने के लिए। अवॉइड दिस। नाउ द थर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रखने के लिए क्या हुआ जाए, तो ओवर द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का जो भी लाइफ टाइम होता है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंस। जो उसका भी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट जितना भी रेट ऑफ डेवलपमेंट, जितना भी उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डैट प्रोग्राम, वो जो भी उस सॉफ्टवेयर का जो भी प्रोग्राम होगा वो हमेशा कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंस रहेगा। ओके, थोड़े बहुत चेंजेस अलाउ है बट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। द फोर्थ वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फैमिलियरिटी, ऊपर था ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एंड द हेयर इज द फैमिलियरिटी। इसमें क्या है, ड्यूरिंग एक्टिव लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, एक्टिव लाइफ टाइम मतलब वो चल रहा है। ओके, चेंजेस मेड इन सक्सेसिव रिलीज आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर जैसे मानो ये ऐप वर्किंग पे है और इसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस करना होगा। जैसे न्यूज़ का ही ऐप मैंने बताया, तो डे बाय डे, आर बाय आर या इंसिडेंस बाय इंसिडेंस, कोई भी इंसिडेंस होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे फीड चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फैमिलियरिटी। ओके, नीड क्या है, अब अगर देखा जाए कि नीड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत क्या है मुझे, तो देखो करेक्ट फॉल्ट, जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं उसको सही करने के लिए। इम्प्रूव द डिज़ाइन, अगर मान लो जो भी कस्टमर यूज़ कर रहा है या यूज़र यूज़ कर रहा है उसको डिज़ाइन नहीं अच्छा है तो फीडबैक में देके वो चेंजेस करने की डिमांड कर सकता है। ऐड न्यू फीचर्स एंड रिमूव ऑब्स्टिकल फंक्शंस, मतलब एक नए फीचर्स को ऐड करेगा और जो फंक्शन नहीं सही से वर्क करते उसको रिमूव करेगा। इम्प्लीमेंट इन्हांसमेंट, उसको और इन्हांस किया जाएगा सॉफ्टवेयर को। रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र चेंजेस के जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको देखा जाएगा। रन द कोड फास्ट, आई एम सॉरी कोड होगा यहाँ पे। ओके, इसमें ये भी देखा जाता है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जब दिया जा रहा है तो उसके जो भी नंबर ऑफ़ कोडेट्स है उसको कोशिश किया जाता है कि मॉड्यूल्स में रख के कम से कम करके, ताकि हमारा जो भी जैसे एक टैप करने पे होवर हो के इतनी फटाक से खुलता है ना, जिसको बोल सकते हो कि ओपनिंग टाइमिंग ले सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्जीक्यूशन वो फास्ट यहाँ पे करता है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी मॉडिफाइड टू अडॉप्ट न्यू एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो अडॉप्ट कर सके न्यू इन्वायरमेंट को, या जो करंट इन्वायरमेंट चल रहा है उसको अडॉप्ट कर सके। ओके, कैटेगरीज़ की अगर बात करें, कैटेगरीज मेंटेनेंस के लिए कैटेगरीज देखी जाए तो टोटल 4 होती है। तो फर्स्ट वन इज़ प्रिवेंटिव नाम से पता चला प्रिवेंट करना, तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स टेकिंग measure to prevent future problems such as updating document, reviewing system, testing system and backup। मतलब ये प्रिवेंट करता है, बचाता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम से, प्रिवेंट टेकिंग मेजर टू प्रिवेंट फ्यूचर सच एज अपडेटिंग, विच मीन्स प्रिवेंटिंग मतलब ये बचाता है किस लिए, फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाता है। किस किस चीज़ों में, अपडेटिंग डॉक्यूमेंट को अपडेट होने से, रिव्यूइंग सिस्टम से, टेस्टिंग सिस्टम से एंड बैकअप से। ओके, ये बैकअप ही होने से ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये सब चीज़ रखा रहता है वो। करेक्टिव में देखते हैं जो कि सेकंड है, करेक्टिव में इट इन्वॉल्व्स फिक्सिंग एरर्स एंड बग्स इन सॉफ्टवेयर। करेक्टिवनेस में वही हो गया कि फिक्सिंग एरर एंड बग्स वो सही करेगा। थर्ड वन इज़ परफेक्टिव में क्या है, परफेक्ट बिल्कुल बनाना है, तो इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग फंक्शनैलिटीज़, इम्प्रूव करेगा फंक्शनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ एडेप्टिव क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स टू अडॉप्ट चेंज इन सिस्टम, अडॉप्ट करना है चेंज इन सिस्टम सच एज चेंजेस इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में चेंजेस होगा वो सिस्टम को या प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, मॉडल्स की अगर बात करें तो देखो मॉडल्स यहाँ पे हमारे 2 मॉडल्स होते हैं, जैसे कि क्विक फिक्स मॉडल एक होता है और एक आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल होता है। आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल वही वाला मॉडल है जो HDLC में मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो देखो क्विक फिक्स मॉडल क्या है कि इसमें देखो प्रॉब्लम जब तक मिलता रहेगा तब तक उसको सॉल्व करते रहेंगे। प्रॉब्लम फाउंड फिक्स इट, मतलब जैसे ही प्रॉब्लम मिला तुरंत फिक्स करो, कोई बीच में मीटिंग या ये वो कुछ नहीं है। तो देखो क्विक टास्क
विथ लो कॉस्ट। ओके, बहुत ही कम कॉस्ट में इसको जल्दी से फिक्स कर देते क्योंकि इसके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर कोड, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के कोड को मॉडिफाई किया जाता है, ना कि मॉड्यूल और इन सबको। ओके, आइटरेटिव में क्या है, आइटरेटिव में वही चीज़ है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस। ये होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से ये स्टार्ट करता है, आइटरेट होता है, मतलब इसके जो भी स्टेप्स है वो फिर से रिपीटेटिव हो सकते हैं। एक साइक्लिक तौर पे ये चलता रहता है जब तक हमारा यूज़र सेटिस्फाई ना हो जाए। ओके, चैलेंजेस अगर देखें तो क्या क्या चैलेंज हम लोग को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो देखो, अगर एक सॉफ्टवेयर है 10 से 15 साल हो चुका है, उसको ओल्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो भाई 10 से 15 साल का जो भी डेटा होगा वो उसमें पड़ा है, और मुझे जैसे मानो 2002 का डेटा है उसमें पड़ा है और हम जी रहे हैं 2023 में, उसको अपडेट करना है। तो बीच में देखो कितना गैपिंग आ गया ना, आ गया कि नहीं, 21 ईयर का ये गैपिंग आ गया। तो 21 ईयर के गैपिंग के हिसाब से अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो मोर एक्सपेंसिव होगा, मतलब उसमें बहुत पैसे लग जाएंगे टू रीनोवेशन, उसको सही करने में। ओके, लैक ऑफ कोड कमेंट्स, चैलेंजेस ये भी आते हैं कि कोड कमेंट, जैसे कोड तो लिखा है लेकिन उसके जो कमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, या कोई दूसरा बंदा अगर उसको एनालाइज करना जा रहा है या दूसरी टीम को एनालाइज करनी जा रही है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये सेक्शन किस लिए लिखा है जब तक आप को कमेंट से बताओगे नहीं दिस सेक्शन इज़ फॉर साइन अप, लॉग इन, बैक एंड समथिंग। ओके, लिगेसी कोड की जो लिगेसी होते हैं उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर नहीं होता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बढ़ जाती है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट, बीच में आप चेंजिंग रिक्वायरमेंट कर देते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस पे, अगर जैसे मेंटेनेंस हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लेकिन आपने कहा कि भैया नहीं इसको चेंज ही कर दो, तो चैलेंज फेस आता है। हाई कॉस्टिंग, कभी कभार इतना वो हो जाता है कि हाई कॉस्टिंग हो जाती है ड्यू टू लॉन्ग ईयर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। ओके, लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है डेवलपर के पास भी, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी और एंड यूज़र के पास भी, भाई तीनों का हो सकता है, तो यहाँ पे चैलेंजेस आ सकता है। कॉस्ट अगर देखें तो कॉस्ट कहाँ कहाँ जाती है मेंटेनेंस में, तो देखो पहला है कि लेबर कॉस्ट जाता है। लेबर बोले तो इंजीनियर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं और टेक्नीशियंस हो सकते हैं जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, सेकंड वन इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर में भी जा सकते हैं, जैसे कि सर्वर खरीदना, लाइसेंस खरीदना, डेवलपमेंट टूल्स खरीदना। ओके, इसमें पैसे जाएंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट में भी जाता है, ट्रेनिंग कॉस्ट में भी वही इंजीनियर, डेवलपर, टेक्नीशियंस होते हैं जो मतलब उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक, कॉस्ट फैक्टर अगर दो टर्म में हम डिफाइन करना चाहें तो देखो नॉन टेक और टेक फैक्टर होता है। नॉन टेक में कौन कौन सा होता है, जैसे एप्लीकेशन डोमेन लेना, स्टाफ स्टेबिलिटी, उनकी जो भी स्टाफ होंगे उनको सही संभाल के रखना, हार्डवेयर स्टेबिलिटी, हार्डवेयर को सही से रखना, प्रोग्राम लाइफ टाइम, प्रोग्राम की जो भी लाइफ टाइम होती है उन सब पे कॉस्टिंग जो की जाए। टेक्निकल फैक्टर में क्या है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, मॉड्यूल इंडिपेंडेंस हो गया, प्रोग्राम वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये सब टेक्निकल फैक्टर में आता है। तो इन सब पे जो पैसा लगे वही कॉस्ट फैक्टर हो जाएगा इसका। ओके, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ये एक के ट्यू में 100% पूछेगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, तो पहले हम लोग री इंजीनियरिंग देखते हैं। तो री इंजीनियरिंग होता क्या है, इट इज़ एग्जामिनेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ सिस्टम टू रीबिल्ड इट इन न्यू फॉर्म। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक, या एक ऐप है, उसको एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा, फिर उसी के हिसाब से एक नया सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको इन्हांस करके। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड अल्टरेशन ऑफ सिस्टम टू रीबिल्ड इट न्यू फॉर्म, उसी को नए फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाएगा। डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सब प्रोसेस, ये कुछ सब प्रोसेस से मिलके बना रहता है। ठीक है, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग, मतलब फिर से बनाना, रिवर्स बैक जाके उसको चेक करना, फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर आउटकम्स। ओके, अभी इन तीनों को अच्छे से देखेंगे। इनको हम लोग इनको हम लोग ऑल्सो नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, जैसे कि री इंजीनियरिंग है, उन्हीं को ही हम लोग रिवर्स इंजीनियर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस टू एनालाइज, इसमें प्रोसेस होता है एनालाइज करना, डिज़ाइन करना एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। जो भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हो रहे हैं उसको मॉडिफाई करता है, उसका डिज़ाइन देखता है और उसको एनालाइज करता है। इसमें कुछ इंप्रूव भी किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेबिलिटी जो भी सर्विस होती है उसको और इम्प्रूव किया जाता है। इंक्लूडिंग अपडेट सॉफ्टवेयर टू वर्क विद द न्यू हार्डवेयर। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो नया हार्डवेयर अगर आ रहा है मार्केट में, मान लो कोई नया हार्डवेयर आया है, उसके हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर को चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे में लिंकअप हो जाए। ओके, स्टेप्स अगर देखें तो क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पहला स्टेप्स है इन्वेंट्री एनालिसिस, देन डॉक्यूमेंट रिकन्स्ट्रक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, कोड रिकन्स्ट्रक्शन, डेटा रिकन्स्ट्रक्शन एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। ये साइकिल चलता है। ओके, री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। अब एक एक को चलो देखते हैं। इन्वेंट्री एनालिसिस क्या होता है, देखो
इन्वेंट्री एनालिसिस क्या होता है? नथिंग मोर देन स्प्रेडशीट मॉडल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ नहीं होता है, बस एक शीट होती है, ठीक है, जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन रहता है प्रोजेक्ट का, और कुछ नहीं। प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एज, साइज एंड एग्जाम्पल। वो बताता है कि कितना साल पुराना है, क्या साइज़ है उसका, और कुछ एग्जाम्पल उसके तौर पे बताता है। ओके, आफ्टर दिस लोकली क्राइटेरिया कैंडिडेट्स फॉर री इंजीनियरिंग अपीयर्स। ये सब होने के बाद, जितने भी होते हैं, होने के बाद हम कैंडिडेट चूज़ करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स आएंगे री इंजीनियरिंग के लिए। ओके, देन रिसोर्सेज कैन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर री इंजीनियरिंग वर्क। देन वही जो भी रिसोर्सेज हमें मिलता है वो हम री इंजीनियरिंग को दे देते हैं और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा इन्वेंट्री एनालिसिस था। ओके, नाउ आफ्टर इन्वेंट्री एनालिसिस देयर इज एन डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग बोलो या रिकन्स्ट्रक्शन बोलो, बात एक ही है, रिकन्स्ट्रक्शन। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि ईदर एक्सप्लेन हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ टू यूज़ इट। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होता है फिर से कि हाउ इट ऑपरेट, चल कैसे रहा है, और हाउ टू यूज़ इट, इसको चलाना कैसे है। मस्ट बी अपडेटेड वे होना चाहिए, ये नहीं कि वो पुराना डॉक्यूमेंट है। ओके, सिस्टम मस्ट बी फुली रीडॉक्यूमेंटेड। जो भी सिस्टम उसका होगा उसको फिर से डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या था, जो कि अभी मैंने बताया था, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन रिकवरी। मतलब एक प्रोसेस है जो कि रिकवरी करता है डिज़ाइन की, जिसमें कि टूल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेटा, प्रोसीजरल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम होता है उसका डेटा लेते हैं, प्रोसीजरल डिज़ाइन लेते हैं एंड आर्किटेक्चर लेते हैं। ओके, कोड में क्या होता है? कोड कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सोर्स कोड इज एनालाइज यूजिंग द रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स। रीस्ट्रक्चरिंग टूल्स का यूज़ करके हम कोड को एनालाइज करते हैं। देन वैलिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट्स आर नोटेड, देन रिकंस्ट्रक्टिंग कोड स्टार्ट लिखा है, सॉरी वॉयलेशन है, वॉयलेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। मतलब वो जो भी प्रोग्राम हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नोट किया जाएगा एंड देन रीस्ट्रक्चरिंग कोड स्टार्ट, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, देन कोडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। रिजल्टेंट कोड इज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे रिव्यू देखेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। रिजल्टेंट कोड इज़ रिव्यूड एंड टेस्ट। जो भी तो कोड आएगा बन के उसको रिव्यू किया जाएगा एंड टेस्ट किया जाएगा। इंटरनल डॉक्यूमेंट कोड इज़ अपडेटेड। जो भी इंटरनली डॉक्यूमेंटेशन यूज़ हुआ होगा उसको भी अपडेट किया जाएगा। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज़ डेटा रिकन्स्ट्रक्शन या डेटा रीस्ट्रक्चरिंग। बिगिनस विद द रिवर्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी। जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग में हो रहा था एक्टिविटी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, उसी को ही लेके चलते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? करंट डेटा आर्किटेक्चर इज़ कट। जो भी करंट डेटा का आर्किटेक्चर है उसको काट दिया जाता है एंड नेसेसरी डेटा मॉडल्स आर डिफाइंड। और उसके अंदर जो भी उसको हटाने के बाद जितने भी नेसेसरी डेटा मॉडल्स होते हैं उसको वहाँ पे डिफाइन करते हैं, मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाइड। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट जितने भी होंगे उसको आइडेंटिफाइड किए जाएंगे एंड टारगेट करके उसको सही किया जाएगा। नाउ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या थी? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग वही ऑल्सो कॉल्ड रिनोवेशन, ठीक है। अभी बताया था रिनोवेशन मतलब उसको फिर से रिन्यूअल करना। रिक्लेमिनेशन नॉट ओनली रिकवर डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन। रिक्लेम करना ना कि सिर्फ रिकवर करना डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है, बट यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू अल्टर और रिकन्स्ट्रक्ट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिज़ाइन पे ही ध्यान दिया जाए, हम चाहें तो पूरा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, ये फॉरवर्डिंग इंजीनियरिंग में था। एडवांटेजेस अगर देखें तो एडवांटेजेस ऑफ री इंजीनियरिंग क्या है? तो देखो, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो कि हो रहा था, अपडेट कर रहे थे हम लोग। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इंक्रीज़ यूज़र सेटिस्फैक्शन, यूज़र का सेटिस्फैक्शन, भाई जब हम उसको अपडेट कर दिया तो यूज़र तो सेटिस्फाई हो जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क कम होगा, क्यों? क्योंकि भाई नया सॉफ्टवेयर बनाने से अच्छा है उसमें अपडेट कर दो, है ना। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है? इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम। कभी कभार ये होता है कि वो अपडेशन लॉन्ग वाला अगर होता है तो भाई उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है एंड टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। ओके, रिस्क ऑफ न्यू एरर एंड डिफेक्ट। रिस्क होता है कि जो नया एरर आया उसकी वजह से कहीं दूसरा मॉड्यूल डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है। रिस्क ऑफ फेलियर होने का भी डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपडेशन के चक्कर में पूरे सिस्टम को हम लोग खो दें। और रीजंस क्या क्या हो सकता है रिक्वायरमेंट री इंजीनियरिंग के, कि क्यों हमें चाहिए इसलिए क्योंकि उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकें, नए प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट हो। जैसे कि अभी विंडो पे चल रहा था तो अब मैं चाहता हूँ लिनक्स पे चले, फिर यूनिक्स पे चले, तो ये न्यू विंडो प्लेटफॉर्म पे
न्यू प्लेटफॉर्म पे भी सपोर्ट होने करने के लिए हम लोग, टू इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, जो भी मेंटेनेंस हो रहा था उसको इम्प्रूव करने के लिए, टू मीट न्यू रेगुलेशन एंड कंपाइलेंस, जो करंट टाइम में चल रहा है उसके हिसाब से हमें मैच करने के लिए, रेगुलेशन एंड कंपाइलेंस। ओके, ये तो हमारा था रीज़न फॉर रिक्वायरमेंट री इंजीनियरिंग। ओके, अब देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। अभी री इंजीनियरिंग था, अब रिवर्स इंजीनियरिंग। ये भी कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग। इसमें देखो रिकवरिंग होता है, रिकवरिंग किसका किसका होता है, डेटा का, डिज़ाइन का, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन का एंड फंक्शन का। ओके, यहाँ पर रिकवरी होता है डेटा, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शंस का। देन उसके बाद बिल्ड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बिल्ड करता है जो कि डेटाबेस का होता है, डेटाबेस का प्रोग्राम ये जनरेट करता है। एंड देन जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, इसी से ही इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर स्टेप्स की बात करें तो देखो, कोई एक रॉ सोर्स कोड है, ठीक है, रॉ सोर्स कोड है जिसको रिफाइन किया जाता है, उसको छाना जाता है। देन क्लियर सोर्स कोड आता है, उसमें एक्सट्रैक्ट, उससे भी फिर एक्सट्रैक्ट करता है, फिर इनिशियल स्पेसिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, उसको भी रिफाइन करते हैं, रिफाइन एंड सिंप्लीफाई करते हैं, देन फाइनल स्पेसिफिकेशन हमें आउटपुट मिलता है। अब एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एक्सट्रैक्शन में क्या क्या होता है कि प्रोसेसिंग होता है, इंटरफेस होता है एंड डेटाबेस होता है। तो इससे तो नहीं समझ आएगा, तो इसको अब छोटे छोटे पार्ट में चलो देखते हैं। जैसे कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को, फोकस ऑन कलेक्टिंग ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सारे पॉसिबल ऑफ इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है। एग्जामिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारे कलेक्टेड डेटा, जो भी स्टडीड द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जितने भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, टू गेट फैमिलियर विद सॉफ्टवेयर, हमें उसको सॉफ्टवेयर से रिलेट करके देखना है और पता करना है कि ये इन्फॉर्मेशन किस काम आ रहा है। एक्सट्रैक्टिंग द स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, आइडेंटिफाइंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का जो भी स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट के फॉर्म में हमें आइडेंटिफाई उसको करना है। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग द फंक्शनैलिटी। रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग वही चीज़ है, ईच मॉड्यूल ऑफ सिस्टम एंड चार्ट्स आर रिकॉर्डेड, मतलब ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल एंड चार्ट आर रिकॉर्डेड, सिस्टम का हर मॉड्यूल और पूरा चार्ट रिकॉर्ड होता है यूजिंग स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जो कि है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल के थ्रू हम ये सब चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग डेटा फ्लो। डेटा फ्लो में क्या है, वही फ्रॉम स्टेप 3 एंड 4। स्टेप 3 एंड 4 बोले तो कौन सा था, एक्सट्रैक्शन। स्टेप 3 इज एक्सट्रैक्शन एंड द एग्जामिन। एक्सट्रैक्शन और एग्जामिन के तौर पे देखें तो फ्रॉम स्टेप 3 एंड 4 अ सेट ऑफ DFD इज ड्राइव। डेटा फ्लो डायग्राम एक डिराइव्ड होता है टू शो द फ्लो ऑफ डेटा एमंग द प्रोसेस। वो बताता है कि डेटा DFD क्या करता है, वही ना, हर डेटा का फ्लो बताता है कि प्रोसेस में क्या कहाँ जा रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग कंट्रोल फ्लो। अब इसमें क्या, हाई लेवल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर आर रिकॉर्डेड, जितने भी हाई लैंग्वेज कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करता है ये। रिव्यू स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एक्सट्रैक्टेड डिज़ाइन, इसमें क्या है, जो भी एक्सट्रैक्ट होकर आता है डिज़ाइन उसको रिव्यू करता है। तो सिंपल है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्टेड इज़ रिव्यूड सेवरल टाइम, उसको बहुत बार रिव्यू किया जाता है कि सही चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस, उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती है और करेक्टनेस देखी जाती है। फिर लास्ट में आता है एंड जनरेट डॉक्यूमेंटेशन। फाइनली इन द लास्ट, फाइनली द कंप्लीट डॉक्यूमेंट including SRS, design document, history, overview, DFD and etc. is recorded for future use. फाइनली में वो क्या करता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो भी होता है वो आखिरी में एक ऐसा डॉक्यूमेंट अप्लाई करता है, जनरेट करता है जिसमें हमारा सारी चीज़ होती है, जैसे कि SRS है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ओवरव्यू, DFD एंड एक्सेट्रा फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, तो ये हमारा था रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखते हैं SCM। अब SCM क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड SCM। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिज़ाइन टू मेंटेन या मैनेज इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट। डिज़ाइन टू मेंटेन मतलब उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसको मेंटेन या मैनेज कर सके इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है या अपडेट हो रहा है। यूज़ टू ट्रैक एंड मैनेज इमर्जिंग प्रोडक्ट एंड इट्स वर्जन, ये यूज़ किया जाता है ट्रैक करने के लिए, सॉफ्टवेयर को ट्रैक करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड इट्स वर्जन, और जो उसके वर्जन बन रहे हैं। ओके, SCM मतलब कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है डेट ऑल टीम मेंबर्स शुड नो व्हाट इज़ बीइंग डिज़ाइन। वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी सारे मेंबर हैं उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बीइंग डिज़ाइन, क्या बनने जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डेवलप्ड, क्या डेवलप होगा, व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड,
टेस्टेड एंड डिलीवर्ड, मतलब क्या डिज़ाइन है, क्या डेवलप्ड होगा, क्या बिल्ड किया जाए, क्या टेस्टिंग की जाए और कब डिलीवर किया जाए, उनको ये सब पता होना चाहिए। इनका ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव देखो इनका क्या है कि मल्टी यूज़र सपोर्ट होना चाहिए। ठीक, मल्टी यूज़र सपोर्ट बोले तो इंस्टॉलेशन हर मल्टी प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। इजी वर्क स्टेशन सेटअप, जो भी इनका काम करने का ठेका होगा, क्या ठेका तो नहीं बोलते, क्या बोलते, प्लेस होगा, वहाँ पे इजी सेटअप होगा। रिलायबल डेटा बैकअप, उनको रिलायबल डेटा बैकअप मिलता है, इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड द कंट्रोल द इवोल्यूशन सिस्टम, ये इवोल्यूशन सिस्टम को कंट्रोल में रखते हैं। इनेबल्स कोलेब्रेशन एंड कोऑर्डिनेट, ये कोलेब्रेशन एंड कोऑर्डिनेट्स जितने भी अदर अगर नीड होती है तो उनसे एलोबरेट करते हैं। एंड देन प्रोवाइड वर्जन कंट्रोल, इसमें वर्जन कंट्रोल भी देखा जाता है कि कौन सा वर्जन किससे लिंकअप हो रहा है। ओके, एक्टिविटीज़ अगर देखें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, एक्टिविटीज़ दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट। पहला है आइडेंटिफिकेशन करना, उनको आइडेंटिफाई करना। ओके, रिक्वायर अस टू फ्रीज बेस लाइन प्रोडक्ट, ये हमारे देखो अगर जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारा पहला फेज़ है, मान लो ये पहला फेज़ है, सेकंड थर्ड, अगर यहीं पे वो आइडेंटिफाई करने लगेगा तो ये हमारा फ्रीज़ हो जाएगा, नेक्स्ट फेज़ में जाएगा ही। तो वही रिक्वायर अस टू फ्रीज बेस लाइन प्रोडक्ट, जो भी बेस लाइन प्रोडक्ट का जो भी बेस लाइन है उसको फ्रीज कर देता है। प्रोडक्ट बेस लाइन फर्दर कैन बी व्यूड, जो भी प्रोडक्ट बेस लाइन जो भी निकल के आया है उसको फिर व्यू किया जाता है एंड स्प्लिट, उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, किसमें किसमें, RDD बोले तो रिक्वायर्ड ड्राइवर डिज़ाइन बेस लाइन में, डिज़ाइन बेस लाइन में एंड डॉक्यूमेंट बेस लाइन में। बेस लाइन नीड टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, जो बेस लाइन हमारे जो निकल रहे हैं ना उसको और फिर तोड़ा जाता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ताकि हम इजीली कॉन्फ़िगरेशन या आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ओके, दीज आइडेंटिफाइज कंपोनेंट्स आर बेसिक यूनिट फॉर मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल। अब जो आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं वो कंपोनेंट क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं, किसके लिए, मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल के लिए, जो कि आगे काम आएगा। सेकेंड वन इज CMC, दैट इज चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस। CMC क्या है, इट कॉल्ड व्हेन अ चेंज रिक्वायरमेंट फ्रॉम यूज़र एंड कस्टमर, ये तब काम आता है जब हमारा चेंजेस रिक्वायरमेंट, मतलब जब चेंजेस की डिमांड होती है किसकी तरफ से, यूज़र, कस्टमर और डेवलपर की तरफ से। ओके, हैज़ टू डिस्क्राइब द यूटिलिटी, टेक्निकल, कमर्शियल एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं यूटिलिटी को, टेक्निकल को एंड कमर्शियल एंड इम्प्लीमेंटेशन को। ओके, नाउ द लास्ट दैट इज़ प्रोडक्ट स्टेटस अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक, प्रोडक्ट स्टेटस अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, द प्रोडक्ट का जो भी स्टेटस है उसका देखना कि कैसे वो वर्क कर रहा है ना, उसको मैनेज करना। ओके, प्रोडक्ट बेस लाइन एंड कंपोनेंट बेस लाइन अंडरगोज इन चेंज एंड एज्यूम न्यू स्टेटस, प्रोडक्ट जो बेस लाइन है वो और कंपोनेंट का जो बेस लाइन है वो जाता है चेंजेस में। ठीक, और कोशिश की जाती है उसमें न्यू स्टेटस, मतलब न्यू स्टेटस बोले तो न्यू वर्जन को लॉन्च करने के लिए। तो इंश्योर दैट प्रोडक्ट इज़ इन इट्स लेटेस्ट स्टेटस, उसको इंश्योर किया जाता है कि वो हमारा लेटेस्ट स्टेटस में हो, बोले तो लेटेस्ट वर्जन में है कि नहीं, वो ये इंश्योर करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए चेंज कंट्रोल प्रोसेस। चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या है कि देखो इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है टू मैनेज ऑल चेंजेस मेड टू प्रोडक्ट या सिस्टम। ये कोशिश करता है कि टू मैनेज करना ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो भी किसके अंदर, प्रोडक्ट या सिस्टम के अंदर। इंश्योर ये करता है कि डेट ऑल चेंजेस आर सिस्टम आर कंट्रोल, जितने भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो सब एक कंट्रोल्ड होंगे, सब पे मेरा हुकूमत होगा। इट इफेक्ट व्हेन सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड टू CMC रिक्वेस्ट, बोले तो कंट्रोल चेंज कंट्रोल प्रोसेस। इट इफेक्ट व्हेन, ये इफेक्ट कर जाता है कब, जब सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटिव डॉक्यूमेंट, जब दोनों चीज़ें डिलीवर्ड होते हैं, कब, जब उसकी रिक्वेस्टिंग आती है, चेंज कोड प्रोसेस की रिक्वेस्टिंग आती है। इनमें रिकमेंडेशन कुछ होता है, जैसे कि कुछ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि चेंजेस प्रपोजल आते हैं, इनमें एस्टिमेट कॉस्ट हो गया, हाउ चेंज शुड बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे मतलब चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो दिस फॉर्म इज़ सबमिटेड, ये फॉर्म के तौर पे होता है, एक सबमिट होता है CCA बोले तो क्या था, चेंज कंट्रोल अथॉरिटी, चेंज कंट्रोल अथॉरिटी को ये सबमिट किया जाता है, विच डिसाइड चेंजेस इज़ एक्सेप्टेड और नॉट। ये पूरा होने के बाद चेंजेस जो भी होता है एक फॉर्म बनता है एंड देन वो अथॉरिटी को जाता है। ठीक है, चेंजेस कंट्रोल अथॉरिटी को जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं। रिवाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ रीवैलिडेट बाय SQA, जो भी सॉफ्टवेयर का बन जाता है, जैसे मान उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो सॉफ्टवेयर को फिर से रीवैलिडेट किया जाता है बाय SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम की तौर पे। ठीक है,
टीम उनको SQA टीम जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, वो इंश्योर करती है कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो कहीं अदर पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर को इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये चेक करता है वो। ओके, SQA टीम। नाउ द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल। अभी हम लोगों ने देखा था चेंज कंट्रोल प्रोसेस था, अब था सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल क्या होता है, कैसे हम वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर प्लस टूल्स, इसमें प्रोसीजर का और टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। दे मैनेज डिफरेंट वर्जन, ये डिफरेंट वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये मैनेज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स के जो कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके सारे वर्जन्स को ये मैनेज करता है या देखता है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है। डिटेल्ड ऑफ एवरी वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो जितने भी वर्जन होंगे, सारे वर्जन 1 से लेके 9, 10 जितने भी वर्जन होंगे उनके सारे के सारी डेटा या डिटेल्स यहाँ पे रखे रहते हैं। एक्टिविटीज़ अगर देखें तो वर्जन कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होगा, तो जैसे इनको सब वर्जन भी बोलते हैं या वर्जन कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ जैसे आइडेंटिफाइंग न्यू वर्जन हमें चाहिए ही क्यों, तो इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम SCI जो था, विल रिसीव आ न्यू वर्जन नंबर। देखो SCI एक मान लो हमें ये है सॉफ्टवेयर है, अब ज़रूरी तो नहीं एक ही होगा, ढेर सारे ऐप हैं। तो मान लो इनके पास एक ऐप आया, ये वाला ऐप आया, इन्होंने बोला कि भैया मुझे अपडेशन चाहिए, एक न्यू वर्जन चाहिए, तो SCI ये आइटम के तौर पे काम आएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के तौर पे काम आएगा और ये विल रिसीव आ न्यू वर्जन नंबर, इसको एक नंबर दिया जाएगा। ठीक, व्हेन देयर हैज़ बीन चेंज इन बेस लाइन एंड चेंज इट्स इस्टेब्लिश्ड बेस लाइन, ये आगे पीछे हो गया था, सेंटेंस नहीं बनना था इसलिए। देखो ये न्यू वर्जन नंबर तब उसको मिलेगा जब हमारा चेंजेस कुछ होगा, किसमें, बेस लाइन में चेंजेस कुछ किया जाएगा बेस लाइन में। ईच प्रीवियस वर्जन इज स्टोर्ड सच एज वर्जन 0, वर्जन 1, वर्जन 2। अब मान लो इसका वर्जन तो आ गया 1, तो ये तो अपना निकल लिया, लेकिन इसका क्या होगा, अब ये जो ओल्ड वाला था इसको भी स्टोर करके रखा जाएगा, डैट इज़ वर्जन 0। ठीक, इसमें अगर कुछ देखें तो क्या कुछ टर्म्स सेकंड आते हैं। नंबरिंग स्कीम, ऊपर क्या था, आइडेंटिफाई करना वर्जन को कि हो रहा है कि नहीं, नंबरिंग दे दिया। अब यहाँ पे आते हैं नंबरिंग स्कीम, कैसे नंबरिंग मिली उसको। तो देखो नंबरिंग स्कीम, नंबरिंग देने का तरीका, VXYZ ये वर्जन, ठीक, XYZ ऐसे है। इट हैज़ फॉलोइंग फॉर्मेट में क्या है, वर्जन लिखा जाएगा, ये कैपिटल में V है, ओके मेरा छोटा बन गया सॉरी, कैपिटल में V है, XYZ है। X यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंटायर SCI जो कि तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम को डिफाइन करता है यहाँ पे। Y रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट को, SCI के जो भी कंपोनेंट होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। Z रिप्रेजेंट करता है सेक्शन ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का सेक्शन। देखो ये डिराइव होते जा रहा है। SCI पूरे को डिफाइन कर रहा है, फिर उसके कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है, फिर उस SCI के कंपोनेंट के अंदर का सेक्शन को ये डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ये वर्जन नेम आके यहाँ पे आता है। ओके, विजिबिलिटी क्या है कि वर्जन नंबर विल बी विजिबल इधर इन फ्रेम और बिलो देम। कभी कभार देखो PUBG का वर्जन हम लोगों क्या देखा, एक फ्रेम बोले तो इस टाइप में अगर लिखा है तो ये फ्रेम में होगा, इधर हमारा 1, 2, 3 ऐसे में लिखा, मतलब वर्जन ऊपर और नंबरिंग इधर लिखा है, तो दोनों तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। डिसीजन ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द ग्रुप डिसीजन, ये कौन डिसाइड करता है कि हमारा ये फ्रेम में होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, ये हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिसीजन वहाँ से लिया जाता है, जो भी टीम मेंबर होता है। ट्रैकिंग क्या होता है, अब ट्रैकिंग में देखो क्या होता है, बेस्ट वे टू कीप ट्रैक डिफरेंट वर्जन इज़ विथ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन ग्राफ। हमें देखो ये ट्रैक करता है कि जो भी पुराना वर्जन है उसमें और नए वर्जन में आज तक कितना चेंजेस हुआ, उसमें क्या अपडेशन किया था तो कितना ग्रोथ हुई, इसमें क्या अपडेशन किया तो कितना ग्रोथ हुई, जितने भी फैक्टर होते हैं उन सबको वो ट्रैक करता है। डिफरेंट वर्जन इज़ विथ वर्जन, ठीक, इवोल्यूशनरी ग्राफ के थ्रू। जैसे कि ये ग्राफ देखो, ओके, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं वर्जन ये वर्जन 1.1 बना, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से वर्जन 1.1 बना, ठीक, वर्जन 0 पहले बनेगा, हाँ पहले ये बना वर्जन 1.0 बना, 0 बना तो उसका एक अपडेशन आया 1, इसका भी एक अपडेशन आया 2, लेकिन इसमें भी अपडेशन क्या 1.1 का 1B मिल गया, इसमें भी जब अपडेशन किया गया तो 1.1 का 1, वेरिएशन देख रहे हो होता जा रहा है यहाँ पे, ये ऐसे चला गया और ये तो एक नया ही ब्रांच इसकी निकल गई, ठीक।
इसमें आओ तो V0 में V1.0 में क्या है कि इसने कहा कि नहीं मैं एक और अपडेशन दे रहा हूँ। मान लो इसमें x का अपडेशन दे दिया, इसमें y का अपडेशन दे दिया, दोनों साथ में नहीं हो पा रहा था, ठीक है, हो भी जाता है लेकिन नहीं भी हो पा रहा था, तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, x और y के टर्म में दे दिया, x का वो हमारा हो गया अपडेशन तो अपना चलता गया। एक y के टर्म में देखा तो उन्होंने कहा ठीक है 1.1 a निकाल दिया। देन इसका जब अपडेशन आया तो 2.0, इसका अपडेशन आया तो 2.1। तो देखो सब एक दूसरे से लिंकअप हो रहा है, तो इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से वर्जन से कौन सा इवेलुएट हुआ और कौन से वर्जन से कौन सा हमारा चाइल्ड इवेलुएट होके क्या फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, अब आते हैं केस टूल क्या होता है। केस टूल दैट इज़ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी 100% है, एक ट्यूब में पूछा जाता है। केस टूल क्या होता है, देखो दे आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, क्या होते हैं कि डिज़ाइन टू असिस्ट ह्यूमन प्रोग्रामर, ये डिज़ाइन किए गए हैं कि ह्यूमन प्रोग्रामर को असिस्ट किया जाए, मतलब उनको गाइड किया जाए। केस टूल उनके लिए होते हैं, और इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना ताकि ईजी हो जाए हम लोग को कोडिंग करने में। इट रिड्यूस एफर्ट टू डेवलप, देखो ये रिड्यूस करता है एफर्ट ऑफ डेवलपमेंट करने में आपको मेहनत ना लगे। अचीविंग गुड क्वालिटी, कम टाइम लगेगा तो भाई अच्छे से तुम करोगे, तो गुड क्वालिटी अचीव करने के लिए। मैनेजिंग चेंजेस, कोशिश करता है कि जितने भी चेंजेस हो उसको मैनेज कर ले जाए। इट हेल्प्स टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को एंड अदर मेंबर टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, जितने भी है उसको अदर प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये टूल्स काम आते हैं। अभी कहाँ कहाँ हो सकता है, VS कोड का हम लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा टाइप करते हैं वो पूरा सजेशन में दे देता है, तो वही चीज़ यही कहना चाह रहा है, वही टूल्स जो है वो एक केस टूल की तरह ये काम करेगा, VS कोड, है ना, यही चीज़ है। आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो यूज़र इंटरफेस होता है, टूल सेट एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, और देन इन सब से मिलके एक रिपोजिटरी बनती है। तो UI क्या होता है, UI जैसे कि मैं पता है प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू एक्सेस डिफरेंट टूल्स, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम इंटरनल जितनी भी लाइब्रेरीज या टूल्स हैं उसको हम एक्सेस यहाँ पे कर सकें। टूल सेट क्या होता है, सेट ऑफ टूल, ये जितने भी टूल्स हैं सेट ऑफ टूल्स होते हैं, वाइल इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी में काम आते हैं। OMS बोले तो क्या था, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। OMS डिफरेंट केस टूल रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज आ सेट ऑफ एंटिटीज़, जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट के एक सेट ऑफ एंटिटीज़, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिकेशन आता है, डिज़ाइनिंग आता है, टेस्ट आता है, और भी बहुत चीज़ें आती हैं। ओके, रिपोजिटरीज में क्या आती है, इसमें क्या आता है, देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, किसका, मेटा मॉडल्स, जो मॉडल्स होते हैं, मतलब मॉडल का मॉडल, मतलब एक मॉडल बना उससे और एक्सट्रैक्ट करके एक और मॉडल निकाला तो उसको मेटा मॉडल करते हैं। मेटा मॉडल, मॉड्यूल्स, प्रोजेक्ट, बेसलाइन, प्रोसेस मॉडल, जितने भी होंगे इनका सबका इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ शेयर्ड बाय डिफरेंट टीम्स, ये इन्फॉर्मेशन फिर शेयर की जाती है डिफरेंट टीम्स मेंबर्स को कि जाओ भैया तुम लोग एनालाइज करो और उसको इम्प्रूव करो प्रोडक्ट को। वाइल इम्प्लीमेंटिंग रिस्पोरिटी में बी सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या तो हम उसको सेंटर मान के चलते हैं कि भाई यही सब कुछ है, यही भगवान है, या तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई इसको तोड़ तोड़ के करते हैं, आसानी रहेगी, ठीक। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेज में देखो है इम्प्रूव एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देता है क्योंकि हमें टूल्स मिल गए तो जल्दी जल्दी काम होगा। इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, अब टूल्स मिल गए तो हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, टूल्स मिल गए जल्दी जल्दी करके एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में सब कुछ मिल ही रहा है हमें, तो स्पीड प्रोसेसिंग में इंक्रीज में हो गई। रिड्यूस लाइफ टाइम मेंटेनेंस, लाइफ टाइम की जो भी मेंटेनेंस है वो कम हो जाती है क्योंकि भाई हमने लिखते हैं तो एरर आता है, लेकिन हमें सजेशन ही दे रहा है तो मैं ऑब्वियसली सारी चीज़ें सही होगी। ईजी टू प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको प्रोग्राम करने के लिए बहुत आसानी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभार ये भाई बहुत कॉस्टली हो जाता है। अब ये ना कहना VS कोड तो फ्री है, ज़रूरी नहीं VS कोड ही पे काम होता हो। एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, इन सब पे भी तो होता है जो कि पेड वर्जन कुछ होता है। लर्निंग कर्व क्या है कि यहाँ पे आप पढ़ तो रहे हो, फिर अगर जैसे ही मॉड्यूल के बारे में पता चल गया आप फिर पढ़ोगे ही नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब एक होता है लिखने की हैबिट रखा, लेकिन आपको पता चल गया फ्रेमवर्क तो आता है, इसका सजेशन तो दे रहा है, तो घंटा हम पढ़ेंगे, तो बस आप अच्छा खासा जा रहे थे बस वहीं फिर नीचे आ गए, कुछ सीख ही नहीं पाए। तो लर्निंग कर्व यहाँ पे बन जाता है। टूल मिक्स, कभी कभार क्या होता है कि टूल का मिक्सचर इतना हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि जैसे मान लो मैथ का ही लेते हैं, मैथ में भी SQRT पाओ बहुत कुछ होता है। पाई की वैल्यू जैसे पाइथन में 25/7 नहीं लिखते हम लोग, PI लिख देते हैं, है ना।
उसकी जगह 22/7 भी लिख सकते हैं, लिख दोनों सकते हैं। तो यहाँ पे टूल भी यूज़ है कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। तो टूल मिक्स का भी वहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, केस टूल सपोर्टिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखो केस टूल अगर देखा जाए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जितने भी हैं उसमें कैसे कैसे सपोर्ट करता है। तो पहला देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर में जो भी रिक्वायरमेंट टूल्स होते हैं उसमें क्या है, फॉर मॉडलिंग ट्रैकिंग एनालिसिस। उसके अंदर हम लोग मॉडलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए और एनालिसिस के लिए, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं टर्बो एनालिस्ट एंड ओरेकल डिज़ाइनर 2000। ओके, ये मतलब ऐप का नाम है, एप्लीकेशन का। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन टूल्स में अगर देखें तो ये क्यों काम आता है, फॉर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि भी बताया, कोड एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, डीबगर हो गया। ओके, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टूल्स, कौन सा टूल्स यूज़ होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में, तो दो इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड विजुअलाइजेशन दिया जाए, जैसे कि VS कोड हमारा जो काम करता है। ओके, री इंजीनियरिंग टूल्स में क्या आता है, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रोग्राम। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो फॉर्मेट है हम अलग तरीके से लिखना चाहें, तो इसमें तो भाई जब अलग तरीके से लिखा जा रहा है तो न्यू लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, न्यू डेटाबेस इस्तेमाल होगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स अगर देखें तो करंट वर्जन ऑफ एंड अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि कंट्रोल वर्जन और जो भी अदर एक्टिविटीज़ होंगे उसको मतलब कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो भी किस टूल के हिसाब से, क्लियर केस टूल के हिसाब से या चेंज मैन टूल्स के हिसाब से। ओके, द लास्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में क्या होता है कि इसमें बताता है कि एस्टिमेट कॉस्ट, एस्टिमेट शेड्यूलिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में ये बताता है कि कितना पैसा लगेगा, कैसे शेड्यूलिंग की जाए और उसमें कितना रिस्क आएगा। और ये हमारा आता है एक्सेल और कोकोमो मॉडल और FPA मॉडल से। ओके, एक्सेल में कैसा, एक्सेल में हमारा जैसे ग्राफ बन जाता है। कोकोमो मॉडल में क्या होता है, कोकोमो मॉडल में हमारा कॉस्ट और वो रिस्क, हमारा एस्टिमेशन निकालने का तरीका, और FPA एक है एस्टिमेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर। अगर देखा जाए एस्टिमेशन वेरियस पैरामीटर का, तो इसमें देखा जाए दो होते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन पहला क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन जैसा भी ऊपर मैंने बताया था, तो इसमें टू फाइंड टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें देखा जाता है कि एक पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल आर सम मैथमेटिकली एल्गोरिथम और पैरामेट्रिकली इक्वेशन। मतलब इसके अंदर हम मैथमेटिकल एल्गो यूज़ करते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस का भी यूज़ करते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है, जब हमारा ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज, जब हमारा प्लानिंग स्टेज होती है स्टार्टिंग ही, वन नीडेड टू चूज़ हाउ मैनी इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। जब हमारे बोल देगा कि ये बनाना है, तो इसके लिए जैसे ही प्लानिंग की जाती है तो जो लिस्ट बनता है कि ये इस्तेमाल करें, उसी में ही एक लिस्ट बनती है कि हमें कितने मेंबर चाहिए और कितना पैसा लगेगा। तो वन नीड टू चूज़, एक बंदा ऐसा रहेगा जो कि चूज़ करेगा कि कितने इंजीनियरिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। एफर्ट एस्टिमेशन में क्या होता है, एफर्ट एस्टिमेशन जो कि सेकंड है, प्रोसेस ऑफ प्रीडिक्टिंग, मतलब प्रिडिक्ट करता है मोस्ट रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ एफर्ट। उसमें प्रिडिक्ट करता है कि कितना एफर्ट हम लोग का लग सकता है, इसमें कितनी मेहनत लग सकती, किस टर्म में, पर पर्सन कितना लगेगा, पर पर्सन पर आर कितना लगेगा, मतलब हर इंसान पे कितने आर या कितना पैसा उस पर इन्वेस्ट होगा। बेस्ड ऑन एफर्ट द टाइम एंड द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एस्टिमेशन। एफर्ट के हिसाब से देखोगे तो टाइम एंड कॉस्ट भी रिक्वायर्ड यहाँ पे होंगे। ओके, एफर्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो एफर्ट बढ़ेगा। देखो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू साइज अपॉन एफर्ट। साइज़ ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा हुआ तो एफर्ट हमारा कम लगेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके प्रोजेक्ट को। ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट पे कंट्रोल रखते हैं। हेल्प टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज, ये मतलब मदद करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज यूज़ होना है वो यूज़ कर सकें। हेल्प्स टू मैनेज टेक डिसीजन फॉर करंट फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये ऑल्सो मैनेज करते हैं कि डिसीज़न लिया जाए करंट जो भी वर्जन चल रहा है उस पर और फ्यूचर प्रोजेक्ट के वर्जन जो होंगे उन पे। ओके, अब थर्ड आता है शेड्यूलिंग एस्टिमेट। शेड्यूलिंग एस्टिमेट में दो होता है, एक होता है PERT और एक होता है CPM, PERT एंड CPM। तो देखो PERT और CPM क्या होता है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इसका क्या है, CPM क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, पहला चीज़ यही था। सेकंड क्या है, यूज टू मैनेज अनसर्टेन
मतलब एक अनसर्टेन प्रोजेक्ट एक्टिविटी कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हैंडल करता है और इसमें टाइम नहीं पता होता कितना लगेगा। इसमें क्या यूज टू मैनेज सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी एक सर्टेन एक्टिविटीज़ होती है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए और इसमें टाइम पता होता है कितने टाइम आपको मिलेंगे। ठीक, ये हो गया। इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है जो कि नेटवर्क बनाने में काम आता है इवेंट के तौर पे। इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड टेक्निक होती है जो कि नेटवर्क इस पे बनता है, एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बनता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी मॉडल इसको बोलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है और ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। नॉन रिपीटेटिव जॉब नेचर होता है इसके, इसमें कोई भी जॉब या वर्क रिपीट नहीं होता और इसमें रिपीट हो सकता है। ओके, नो चेंजेस ऑफ क्रैशिंग, कोई भी चांस नहीं होता कि सिस्टम हमारा क्रैश हो जाए, इसमें चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। डजंट एनी डमी एक्टिविटीज़, इसमें कोई भी डमी एक्टिविटीज़ मतलब एक सैम्पल एक्टिविटी नहीं बनाई जाती, इसमें डमी एक्टिविटीज़ बनाई ही जाती हैं। एक्टिविटीज़ देखें तो पार्ट और CPM में, एक्टिविटीज़ देखें पार्ट और CPM में। ओके, एडवांटेजेस, आई एम सॉरी, हाँ एडवांटेजेस देखें तो पहला देखो इसमें पार्ट में क्या था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखते हैं। पार्ट में क्या है कि हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई कर सके कि क्या क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ उसमें परफॉर्म हो रही है। पार्ट में एक वेल ऑर्गेनाइज डायग्राम, उसमें एक वेल ऑर्गेनाइज डायग्राम बनाया जाता है टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो मेंटेनेंस ऑफ पार्ट इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली, इसको भाई मैनेज करना और मेंटेनेंस इसका देना बहुत महंगा पड़ता है। ओके, CPM का देखें तो CPM अगर देखें तो क्रिटिकल पाथ मॉडल, ठीक है, हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर टू आइडेंटिफाई मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर को मतलब एक हेल्प मिलती है कि आइडेंटिफाई कर सके क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। इसमें क्रिटिकल पाथ था, इसमें क्या है क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इफेक्टिव इन न्यू प्रोजेक्ट, ये हमारा इफेक्टिव होता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। इसमें क्या हेल्प टू डिटरमाइन स्लैक टाइम, इस स्लैक टाइम के लिए मतलब ये डिटरमाइन करता है कि कितना टाइम इस पर लगेगा। डिसएडवांटेज की देखा जाए तो शेड्यूलिंग ऑफ पर्सन नॉट हैंडल्ड, इसमें देखा जाता है कि जो भी शेड्यूलिंग की जाएगी वो पर्सन की, टीम मेंबर की, वो इससे हैंडल नहीं की जाती, CPM नहीं हैंडल करता है। क्रिटिकल पाथ इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्रिटिकल पाथ क्लियर नहीं होता है, वो बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटीज़, ये बहुत ही कह सकते हो टाइम एस्टिमेशन इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब सही एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो नहीं डिलीवर कर पाता है। ठीक, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट क्या है जो कि लास्ट टॉपिक है। रिस्क इज़ एन प्रॉब्लम, रिस्क मतलब एक प्रॉब्लम होता है, अकर फ्रॉम द प्रॉब्लम करंटली बीइंग फेसिंग बाय कंपनी, वो प्रॉब्लम जो करंटली फेस किया जाए कंपनी के तौर पे। रिस्क हमारा अगर ट्रू होता है, मतलब रिस्क अगर निकल जाता है तो द एक्सपेक्टेड प्रोग्राम बिकम रियलिटी, जो भी प्रोग्राम हम लोग सोचते हैं उसको रियलिटी में लाते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, नो मोर रिस्क हम लोग उसको बनाते हैं, एरर फ्री बना देते हैं। अगर रिस्क बिकम अ रियल, अगर रियल होता है तो इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द प्रोजेक्ट, वो फिर पूरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करता है और हैमर द सक्सेसफुल एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। हैमर मतलब होता है बांधा डालता है एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने में और टाइम कंज्यूमिंग में, ठीक है, बाधा के तौर पे काम आता है। सॉफ्टवेयर रिस्क इस प्रॉब्लम डैट कुड कॉज सम लॉसेस, सॉफ्टवेयर रिस्क अगर देखा जाए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हमारा कुछ लॉस ले जाता है, मतलब डेटा लॉस कर देगा या कोई फंक्शनैलिटी लॉस कर देगा। प्रॉब्लम इम्पैक्ट हमारे किस में आ सकता है कि जैसे कॉस्ट बढ़ सकता है, शेड्यूलिंग में हो सकती है, क्वालिटी में हो सकती है, टेक्निकल सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट में हो सकता है, ठीक है, इम्पैक्ट डाल सकता है। कैटेगरीज की बात करें तो 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क में क्या होता है, रिस्क ऑफ रिटर्न इन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिस्क हो। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, अगर उसमें रिस्क वो कुछ आए। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में क्या है कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आए। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिस्क देखा था, अब रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस दोनों यहाँ पे, तो इसमें देखो 2 टर्म में ये डायग्राम दिख रहा होगा, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट में देखो तो क्या है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क एनालिसिस है एंड रिस्क प्रियोरिटाइजेशन, मतलब प्रियोरिटी बेसिस। रिस्क कंट्रोल में क्या है कि रिस्क प्लानिंग, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क रिजोल्यूशन एंड रिस्क मॉनिटरिंग। तो चलो एक एक को देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें एग्जामिन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट रिस्क को, कुछ नहीं, बस उसको देखना है, एग्जामिन करके बताना है कि भाई यहाँ गलत है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या है,
असेसमेंट में यही होता है। इसके अंदर देखो, अब एग्जामिन आइडेंटिफाई हो गया, अब इसमें देखना है आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में क्या होता है। 3 फेज थे ना इसके, तो इसमें पहला फेज है कि आइडेंटिफिकेशन। इसमें सेमेंटिक अटेम्प्ट किए जाते हैं कि थ्रेड निकाले जाएँ। पर्पस क्या होता है इनका कि टू डेवलप लिस्ट, इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं रिस्क स्टेटमेंट लिस्ट, ठीक। और ये जो रिस्क स्टेटमेंट लिस्ट होती है वो कैरिड आउट एज अ टीम प्रोसेस यूजिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग। उस टीम को हैंड ओवर किया जाता है ताकि वो प्रोसेस करे यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का। आउटपुट इसका क्या होता है, आउटपुट इसका निकलता है रिस्क ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें नंबर ऑफ रिस्क लिखे रहते हैं। एक्टिविटीज़ कुछ परफॉर्म होते हैं जैसे कि आइडेंटिफाई करना रिस्क को, डिफाइन करना उसके एट्रीब्यूट्स को, डॉक्यूमेंट को निकालना और कम्युनिकेशन को सही करना। रिस्क एनालिसिस क्या है, अब जो लिस्ट ऊपर से निकल गई उसको अब एनालाइज करना। ऑल आइटम्स आर एनालाइज्ड बाय डिफरेंट क्राइटेरिया, उसको एनालाइज किया जाता है। प्रपोज टू एसेस लॉस प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रिस्क आइटम, पूरे जितने भी होते हैं उन सबको एक एक फैक्टर में लेके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, एंड देन इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट आता है लिस्ट रिस्क रिलेटेड बाय द रैंकिंग। अब देखो, उसको हर एक कैटेगरी में लेके उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रैंकिंग दी जाती है, ठीक। 1 2 3 हायर रिस्क को ऊपर रख दिया जाता है, ठीक। हायर रिस्क को ऊपर तो प्रायोरिटी के बेसिस पे रखा जाता है। अभी देखो, मान लो एक रैंकिंग दे दी, कुछ भी दे दी, एक रैंकिंग तौर पे हमने रिस्क डिफाइन कर दिया, तो वो जो लिस्ट बन के आती है रैंकिंग बेसिस पे, वही हमारा इसका आउटपुट होता है। और इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ग्रुप सिमिलर रिस्क, जितने भी होंगे उस सिमिलर को ग्रुप में रख देगा, है ना। डिटरमाइनिंग रिस्क ड्राइवर को डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन सोर्स ऑफ रिस्क, बताएगा कि भाई सोर्स ऑफ रिस्क क्या है। इवेलुएट अगेंस्ट क्राइटेरिया, क्या उसके अगेंस्ट हो सकता है। रिस्क प्रायोरिटी में क्या था कि प्रायोरिटी की बेसिस पे हमें बताने कि टॉप पे कौन आएगा जिसमें हायर रिस्क हो। टू फोकस ऑन द मेजर रिस्क पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रायोरिटाइजेशन इज डन क्वांटिटी वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है, वो भी 1 से 10 के बीच में स्केलिंग की जाती है। देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाता है टुगेदर द प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ रिस्क, जो भी उसके अंदर लिस्टिंग होती है 3 4 1 2, तो हायर तो 4 हुआ, उसको फिर वो मल्टीप्लाई करता है। एंड देन उसके बाद रन फ्रॉम 1 से लेके 1.0 के 0.1 से लेके 1.0 के बीच में रिस्क को मेज़र किया जाता है। द हायर एक्सपोजर द मोर अग्रेसिव रिस्क, मतलब जो हायर एक्सपोजर मतलब हायर प्रायोरिटी वाला सबसे अग्रेसिव रिस्क होता है वो। रिस्क कंट्रोल अगर देखा जाए तो रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, जो कि सेकंड था, रिस्क असेसमेंट के बाद रिस्क कंट्रोल था। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, उसको मैनेज करना रिस्क को टू अचीव द डिज़ायर आउटपुट, तब तक मैनेज करना जब तक उसको जो भी जिसके लिए वो बना है वो आउटपुट आना चाहे, ठीक। रिस्क प्लानिंग इसके अंदर पहला था, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज टू डील विद द रिस्क, आइडेंटिफाई करता है वो स्ट्रेटजीज़ को कि कैसे प्रोग्राम उसको रिस्क को डील किया जाए। स्ट्रेटजीज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है स्ट्रेटजीज, जैसे कि अवॉइडेंस, मिनिमाइजेशन एंड केस प्लान, कि किस किस प्लान से हम लोग होके गुजरेंगे, कौन कौन सा केस उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक। रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, रिस्क मिटिगेशन की अगर बात करें तो प्लान टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट हायर रिस्क, वो प्लान जिसमें जो भी हायर प्रायोरिटी पे आ रहा था रिस्क उसको सही करना, नहीं तो एलिमिनेट करना, कम करना नहीं तो एलिमिनेट कर देना। प्लान इंक्लूड आ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन, इस प्लान के अंदर इंक्लूड वो होता है कि डिस्क्रिप्शन मतलब उसको बताया जाए कि वो एक्शन में क्या क्या परफॉर्म हुआ है। रिस्क रिजोल्यूशन में क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान फॉर डीलिंग विथ ईच रिस्क, इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूट किया जाता है हर रिस्क को, प्रायोरिटी वाला तो हो गया, बाकी भी तो रिस्क बचे ना, उन सबको रिस्क को डील किया जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट प्लान के थ्रू एक एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ़ रिस्क इज़ इन द वॉच लिस्ट, अगर वो रिस्क देखा जा रहा है, वॉच लिस्ट मतलब उसको देखा ही जा रहा है, अ प्लान इज़ हाउ रिजॉल्व द रिस्क अलर्ट ऑलरेडी हैड टेकिंग। अब जैसे मानो कुछ रिस्क है, उसी की सिमिलर जैसा रिस्क यहाँ पे है, तो वो मैंने देखा कि वो ऑलरेडी हो चुका है और ये वॉच लिस्ट में आ गया, तो देखा जाता है कि अगर इस तरीके जो रिस्क इसमें आया इस तरीके का अगर कहीं और भी हुआ है तो उसी एक्शन को फिर से परफॉर्म किया जाता है। तो वही हाउ रिजॉल्व द रिस्क ऑलरेडी हैड टेकन प्लेस, उसको देखा जाता है कि अगर ये हो चुका है तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको क्या करेगा, हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू ट्रिगर, उसको बोलेगा कि वही एक्शन इस पर भी अप्लाई कर दो एंड एग्जीक्यूट कर दो उस प्लान को। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो नीड टू रिपोर्ट प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान एंड करेक्टनेस, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट देनी होती है प्रोग्रेसिव किसके अगेंस्ट, प्लान एंड करेक्टनेस के। आउटपुट इसका क्या होता है, आउटपुट फेज होता है रिस्क एक्शन प्लान, इसका आउटपुट निकलता है जो भी प्लान इसने एग्जीक्यूट किया। रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटर करना, ठीक। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली रीअसाइन करना ऑफ रिस्क एज प्रोजेक्ट, मतलब वही प्रोसेस फिर से सॉल्व होने के बाद भी अगर फिर से एरर निकलता है तो फिर से वही
प्लानिंग करेगा, फिर प्लानिंग करने के बाद मिटिगेशन करेगा, रिजोल्यूशन करेगा, फिर मॉनिटरिंग करेगा। बार बार वो करता है जब तक ज़ीरो फ्री एरर ना हो जाए। रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसीड्स एंड कंडीशनल चेंजेस, उसमें कंडीशनल चेंजेस और इनको लगाने के बाद। ओके, होप शायद आपको ये सब सही लगा होगा और आपको समझ आया होगा। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अब ओवर हो चुका है। ठीक, जिसने भी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की सारी लिंक पड़ी, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल्सो प्ले लिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन पड़ी, लिंक पड़ी है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल्सो फॉलो भी करना चाहो कर सकते हो। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक पे, अब मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो फंक्शनल पॉइंट की जो भी वीडियो थी वो भी कल आ जाएगी। सो किसका वेट कर रहे हो? सारे यूनिट ख़त्म, लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है, जाओ देखो, मज़े करो।